खबर में खुशामदीद। मेरे साथ आरफ बड्डी साहब, जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मैं हूँ सईद काजी और एक और इंतहाई अहम शख्सियत, सीजनड डिप्लोमेट, दीगर भी हवाले उनके तारफ़ के मोहताज नहीं, अब्दुल बासित साहब हमारे साथ होंगे। कुछ खबरें और उसके बाद बराह रास्त हम बासित साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे साइफ़र होता क्या है, साइफ़र छुपाने या गुम करने की क्या सज़ा हो सकती है। और आज बहुत कुछ बातें की गई मीडिया पर, आपने भी सुनी। हम चाहेंगे ज़रा क्लैरिटी आवाम के जहनों में भी आ जाए। क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू हो सकता है साबिक प्राइम मिनिस्टर पर या नहीं? और फिर दीगर खबरें बाद में हम देखेंगे। नवाज साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, उनके किस तरह वो वापस आएंगे, जेल जाएंगे, घर को सब जेल करार दिया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंतहाई डैमनिंग रिपोर्ट 120 सफ़े की IMF ने जारी की है। $3.5 बिलियन देने के बाद भी जिन खतरात से उसने हमें आगाह किया है, मुझे तो डर है जो आपस में बंदर बांट हुकूमत की भट्टी साहब कर रहे हैं, वो इसे पढ़ लें तो शायद हुकूमत में आने से तौबा तायब हो जाए। अल्लाह ताला करे कि ये सब कुछ ना हो जो कहा जा रहा है। मगर मैं सीधा अब्दुल बासित साहब आपकी तरफ आता हूँ। हजूर साइफ़र ने सुना था, एक तो जो एक जासूसी की दुनिया का लफ्ज़ था जिससे डिसाइफर भी निकला। डिप्लोमेसी में जो साइफ़र है ये क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और ये जो मामला है, पहले तो हमें ये बता दें कि साइफ़र क्या होता है, और फिर ये जो मामला है इस पर भी हमें थोड़ा एनलाइटन करें कि ये मामला कहाँ तक है और कहाँ तक जा सकता है। जनाब अब्दुल बासित साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काली साहब। जहाँ तक साइफ़र का ताल्लुक है, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कोडेड लैंग्वेज में होती है, और जो यहाँ वजारत ख़ारजा है और जो मिशन हमारे बाहर काम करते हैं सफारत खाने, उनके दरमियान अगर कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं तो वो कोडेड मैसेज में होता है। फॉरेन ऑफिस अगर किसी मिशन को भिजवाता है साइफ़र मैसेज, तो वहाँ उनके पास दो तरीके होते हैं, या तो मशीन साइफ़र होता है या मैनुअल साइफ़र। तो मशीन साइफ़र में वहाँ उनके पास कोड्स होते हैं, वो टाइप करते हैं तो वो डी कोडेड या डी साइफ़र हो जाता है। तो ये एक सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन का तरीका है, ताकि जो हमारे दूसरे ममालिक हैं उस कम्युनिकेशन को हासिल ना कर सकें, उनको पता ना चले कि क्या बातचीत हो रही है। तो एक तरीका है बुनियादी तौर पे। ठीक। और दूसरा, ये जो मामला हमारे यहाँ हुआ है, इसे आप क्या समझते हैं? साइफ़र गुम हो गया है, क्या साइफ़र की कॉपी मौजूद होती है? चाहे वो PM साहब के पास उसकी कॉपी चली जाए, फॉरेन ऑफिस के पास ये रिकॉर्ड होता है या मिसिंग हो सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहें तो? देखिए, सारे मामले को मैं आज़म खान साहब की स्टेटमेंट भी देख रहा था। 3 बुनियादी पहलू हैं इसके। एक तो देखिए, ये जो मीटिंग होती है 7 मार्च को वाशिंगटन DC में हमारे सफ़ीर और एम्बेसडर डोनाल्ड लू के दरमियान, और उस मीटिंग की जो रौदाद है वो साइफ़र मैसेज के ज़रिए, यानी कोडेड मैसेज के ज़रिए 8 मार्च को हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को आती है। अच्छा, तरीका ये होता है कि साइफ़र 3 किस्म के हो सकते हैं। एक साइफ़र की जो है ज़रा सर्कुलेशन ज़्यादा बड़ी होती है, इन द सेंस कि उसमें ज़्यादा लोगों को सर्कुलेट किया जाता है। वो टॉप सीक्रेट नहीं होता, आप यूँ कह लीजिए, कॉन्फिडेंशियल होता है। उसके बाद एक और टॉप सीक्रेट होता है जिसकी बड़ी लिमिटेड सर्कुलेशन होती है। PM को गया, प्राइम मिनिस्टर को गया, आर्मी चीफ को गया और 1-2 और लोगों को जाती है। एक और साइफ़र मैसेज भी हो सकता है जो हेड ऑफ मिशन पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का भिजवाना चाहते हैं। ये जो साइफ़र मैसेज आया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी को एड्रेस था, ये किसी और को नहीं था। तो ये 8 मार्च को ये फॉरेन सेक्रेटरी को ये मैसेज आता है, और वो फॉरेन मिनिस्टर के साथ शेयर भी करते हैं, और फिर उसी दिन 8 मार्च को वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भी शेयर करते हैं और फिर उसकी कॉपी लेकर जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक कॉपी की बात है, तो साइफ़र मैसेज की फ़ोटो स्टैट नहीं हो सकती। ये कानून के ख़िलाफ़ है। जो प्रोसीजर्स हैं साइफ़र के, उस आप कॉपी नहीं कर सकते उसकी। या तो ये है कि फ़ॉरेन ऑफिस उसकी एक और निकाले और उसको नंबर दे कि ये मास्टर कॉपी है और फिर ये कॉपी नंबर 2 है। इस हिसाब से हो। अब मेरे इल्म में नहीं है कि आया ये जो फॉरेन सेक्रेटरी ने आज़म खान साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो भिजवाया, आया वो नंबर्ड कॉपी थी या फ़ोटो स्टैट थी। इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि ये फिर एक वायलेशन अगर हुई है तो फिर फॉरेन ऑफिस की तरह से वायलेशन हुई है। लेकिन अगर नंबर्ड कॉपी है और फिर वो अपने वज़ीर आज़म को दी गई, तो फिर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको वापस करें, क्योंकि PM ऑफिस में हमारा एक सिस्टम है जहाँ पे फॉरेन ऑफिस के जॉइंट सेक्रेटरी बैठते हैं। जितने भी साइफ़र मैसेजेस होते हैं, कम्युनिकेशंस, वो उनकी कस्टडी में होते हैं।
तो जब उन्होंने देख लिया प्राइम मिनिस्टर ने, तो देन ही इज़ नॉट अथराइज टू कीप दैट विद हिम। उनको वला महला उसको वापस करना होता है जेएस को, 1-2 दिन रखें अपने पास ऑफिस में। बल्कि ये भी होता है कि साइफर को आप ऑफिस से बाहर भी नहीं लेकर जा सकते, यहाँ तक रेस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा तो बासित इस भाई, वजह मैं से यहाँ साइफर आपको एक लम्हे के लिए रोक रहा हूँ। important अजान की ब्रेक है, अजान की ब्रेक है, आप बताएं। जी, और जी। भट्टी साहब, आपके पास बहुत से सवालात हैं और साइफर के हवाले से बहुत सी मालूमात भी हैं आपके पास। अब मैं बराह रास्त जब आप वापस आएंगे तो आप आपस में बात भी करेंगे ताकि और वाज़ेह हो सके ये मामला क्या है। अजान की ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। भट्टी साहब, ओवर टू यू, क्योंकि आपके पास मालूमात थी, हमने जब प्रोग्राम किए थे। और बासित साहब आपके साथ हैं। भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब। अच्छा बादशाह साहब, गुजारिश ये है कि आपने बड़ा आसान लफ्जों में समझाया। खुद प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कह रहे थे इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवा ली जाए, कमीशन बना लिया जाए। अब 15 माह तलाशे गुमशुदा रहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर एक्स। अब पता नहीं अदारों के पास थे, पुलिस के पास थे, नैब के पास थे, और अचानक 164 का बयान आ जाता है और वो ये फरमाते हैं कि वो आप जैसे कहते थे जॉइंट सेक्रेटरी के पास होता है, उसकी बजाय उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया। क्या उन्होंने दोबारा उनसे मांगा? और अब इसके हकायक जानने के लिए क्या फिर किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाया पड़ेगा कि कहाँ किसने वायलेशन की, किसके पास जाना चाहिए था, डी कोड किया था, नहीं किया था, कॉपी थी? इसको हकायक जानने के लिए इसका कानूनी तौर पे हल क्या है? ये कानूनी एतबार से तो बड़ा आसान सा हल है, क्योंकि जितने भी किरदार हैं इस सारे में, एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं और बुनियादी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं। वो तो जुडिशल कमीशन के अलावा एक कमेटी भी बन सकती है, इन हाउस कमेटी भी बन सकती है जो तमाम मामलात की तहकीकात करे। लेकिन क्वेश्चन एक इससे भी ज़्यादा अहम है अपने भट्टी साहब, वो ये है कि देखिए, ये जो आता है 8 मार्च को साइफर, इसमें हमारे सफ़ीर ये भी रिकमेंड करते हैं हुकूमत को कि चूँकि इस साइफर मैसेज में गैर सफारती ज़ुबान इस्तेमाल की गई है और एक लिहाज से हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के साथ आप प्रोटेस्ट करें, डिमार्च पेश करें। अभी 8 मार्च से लेकर 30 मार्च को कुछ नहीं होता, बल्कि इस दौरान मैं आपको याद दिलाता रहूँ, आपको याद होगा कि 22 मार्च को अमरीकी डेलीगेशन एक आता है OIC की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, जिसको अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अज़रा ज़िया लीड कर रही हैं, और वो आकर हमारी जानिब से फॉरेन मिनिस्टर उस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, जो कि होता नहीं है इस तरह, क्योंकि अंडर सेक्रेटरी एक आप कह लें कि एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की ऑफिशियल है। लेकिन हमारी साइड से, और उस अगर प्रेस रिलीज आप पढ़ी तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं हमें नज़र आती कि भाई कोई कॉन्स्पिरेसी हो गई या कुछ ऐसे मामलात हो गए या ताल्लुकात में बहुत खिंचाव हुआ। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसमें बहुत से झोल हैं। जहाँ तक कॉन्स्पिरेसी का ताल्लुक है, वो अगर हमारे सफ़ीर ने कहा कि जी इसको आप डिमार्च कर दें तो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो PTI का बयानिया है, उसको अगर हम मान भी लेते हैं तो फिर जो सफ़ीर ने रिकमेंड किया, PTI की हुकूमत में भी और PDM की हुकूमत ने भी 2 बार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई और दोनों बार यही कहा गया कि ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी और अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी। तो हमने डिमार्च किया, भी डिमार्च हुआ भी। यहाँ पे बुनियादी क्वेश्चन जो आपने पूछा वो यही है कि आया ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हुई है कि नहीं। मेरे ख्याल में कॉपी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर कॉपी नंबर्ड कॉपी थी, उसका गायब नहीं होना चाहिए। वो एक बड़ी अमानत है, इस रियासत की अमानत होती है, उसको आप कैजुअली नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पर डिकोडेड फॉर्म में भी अगर आपके पास है, वो भी आपको एक तरह से आपको रास्ता दिखाती है कि इसके कोड्स क्या थे। जो इस शोबे में महारत रखते हैं उनको पता है कि किस तरह इनको एन कोड किया जाता है और डी कोड किया जाता है। फिर एक और बात और भी बड़ी अहम है कि आया जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट ने जो नेशनल असेंबली स्पीकर को जो भिजवाई थी चीज़, जो कम्युनिकेशन, क्या वो साइफर मैसेज था या एक पैराफ्रेज किया हुआ कोई कम्युनिकेशन थी? इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट को गई, क्या वो साइफर की कॉपी थी या वो भी पैराफ्रेज करके भिजवाई गई थी? तमाम वो इश्यूज़ हैं
जिसे मैं समझता हूं कि अगर कोई तहकीक करना चाहे तो उतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन यह है कि कॉपी का बहरहाल ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सीरियस वायलेशन है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की। अच्छा, एक सवाल मैं भट्टी साहब, अगर ये प्रोसीड करते हैं नेशनल जो एक्ट है, ये सीक्रेट एक्ट जो है, ज़ाहिर है फिर ये एक जुडिशल मैटर बन जाएगा। जब जुडिशल मैटर बनेगा तो क्या मैं ठीक कह रहा हूँ कि ये साइफर एक एविडेंस होगा, इसे एविडेंस के तौर पर पेश करना पड़ेगा मौजूद अदालत के सामने, एंड इट विल बिकम अ मैटर ऑफ पब्लिक कंजम्पशन। क्या ये और एक बात ऐसी नहीं खुलेगी विच कैन एम्बेरस अस, या ये आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं अगर ये जुडिशियल रिव्यू की तरफ जाता है तो? नहीं, इसमें देखें ना, जुडिशल कमीशन रिव्यू में तो उनका इख्तियार है कि कौन सी चीज़ें पब्लिक में लाते हैं, कौन सी नहीं लाते, लेकिन यहाँ बहस कंटेंट्स पे नहीं है। मेरे हिसाब से जो इस वक्त वायलेशन है वो कॉपी का मौजूद ना होना और वापस ना करना है, उसका कंटेंट से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। अब डिपेंड करता है कि जुडिशल कमीशन का मैंडेट क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, क्या वो आया इस बयानिए को देखना चाहेंगे कि कॉन्स्पिरेसी थी कि नहीं थी, या सिर्फ अपने आप को इस हद तक महदूद रखना चाहते हैं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो अगर कॉपी हुई है तो वो कहाँ गई, क्यों हुई कॉपी उसकी। तो ये मुख्तलिफ मामलात हैं, अब डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या, लेकिन जुडिशल कमीशन कैन ऑलवेज कीप मैनी थिंग्स ऑफ पब्लिक आई, और बहुत सी चीज़ें वो शेयर भी कर, जैसे पनामा में हुआ वॉल्यूम 10, आज तक हमें नहीं पता क्या क्या हुआ उसका। इस किस्म की चीज़ें तो जुडिशल कमीशन अपने इख्तियार में ले सकती है मेरे ख्याल में। जैसे आपने फरमाया ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हुआ है, वो आपने जो फरमाया एक लीगल तरीका फरमाया कि एक जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इधर ये मामला कुछ अलग है। खुद एक्स प्राइम मिनिस्टर कहते रहे इसकी इंक्वायरी कराई जाए, फिर वो स्पीकर के पास भेजते हैं, स्पीकर आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भेजते हैं, और उसके बाद हुकूमत भी तब्दील हो जाती है, 15 माह वो भी कुछ नहीं करती, और अचानक एक बयान हल्फिया के जरिए वो आदमी जो तलाशे गुमशुदा था प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदम खां, उसके जरिए आता है। अब आप आईनी तरीका कहता है कि अगर क्या मादी में जो साइफर आते रहे इस किस्म के आते रहे कि फलां जमात के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गया तो हम माफ कर दूंगा, या रूटीन की ये लैंग्वेज है? नहीं, रूटीन की लैंग्वेज तो नहीं है। अगर रूटीन की लैंग्वेज होती तो ऑब्वियसली हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उस पर फैसला करते हुए अमरीकी यहाँ सफारत के साथ डिमांड न करती, प्रोटेस्ट न करती, तो एक सीरियस ब्रीच ऑफ हुआ है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का, उसमें तो कतन कोई शक नहीं है। और मुझे ये ज़ाती तौर पे मालूम है कि उस साइफर मैसेज में ये कहा गया था अमेरिका की जाने से कि हमारा पीटीआई की हुकूमत के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऑब्वियसली, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि 8 मार्च से लेकर 30 मार्च तक, जब 27 मार्च तक जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त तक इस टेलीग्राम का जिक्र नहीं किया, क्यों इस्लामाबाद रैली में उनको मजबूरन ये लाना पड़ेगा, क्यों लाना पड़ा? क्योंकि उस वक्त एक मोशन आ रहा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ताकि उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए, अपना एक नैरेटिव बनाने के लिए, तो डेफिनेटली उन्होंने किया है, इसमें कतन कोई शक नहीं होना चाहिए। अब फिर उन्होंने बाद में अपना तब्दील भी किया नैरेटिव के, जी ये तो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ और फिर वहाँ से इंपोर्ट हुआ। पहले उनका ख्याल यह था कि बाहर से इंपोर्ट हुई कॉन्स्पिरेसी। तो ये बहुत से तजादात हमें मिलते हैं, लेकिन मेरा ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। असल चीज़ अगर कोई देखेगा तो वो ये देखेगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त उसके जो कंटेंट्स थे वो इस तरह एक सियासी रैली में लाने चाहिए थे, क्या उसके जो कॉपी थी वो अपने पास रखनी चाहिए थी, वापस नहीं की उन्होंने, क्यों नहीं की? ये वो 2-3 एलिमेंट्स हैं जिसमें मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। बादशाह साहब, मैं आपसे छोटे छोटे 2 बातें पूछना चाहता हूं। अगर हम कंपैरिजन करें इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका को, तो वहां भी साबिक प्रेसिडेंट के ऊपर झूठ बोलने पर फर्द जुर्म लग चुकी है, और मौजूदा हुकूमत जो है वो भी फर्द जुर्म जो है इस वक्त खान साहब पर लगाना चाह रही है। मैं चाहता ये हूं आपसे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या इनकी गिरफ्तारी जैसे हुकूमत चाह रही है कि ये उनसे साइफर बरामद करना है, इज इट पॉसिबल कि ये गिरफ्तारी हो सकती है? एक दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या आपने कभी इस तरह देखा है कि इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है साइफर वो जलसों में लहरा दिया जाए और पब्लिक ही कर दिया जाए? आप इतने सीनियर सफारतकार हैं, क्या कभी जिंदगी में आपने ऐसी चीज पहले कभी देखी है?
देखिए, जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है, वो तो अब इंडाइटमेंट पे उसका इन्हिसार है, क्या इंडाइटमेंट होती है उसके बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है कि आया उनको गिरफ्तार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो आपने की है, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इस्लामाबाद की रैली में जो कागज़ दिखाया था वो साइफर नहीं था, वो एक सादा कागज़ था, वो एक सिंबल के तौर पर उन्होंने लहराया था। वो कोई, क्योंकि वो साइफर एक सफ़े का नहीं था, वो बड़ा डिटेल्ड साइफर था, में 6-7 सफ़ों का साइफर था। तो पहले तो ये तस्दीक हो जानी चाहिए, जहाँ तक मैंने वो देखा और बड़े गौर से देखा, वो साइफर किसी तौर पे भी नहीं था, वो एक सिंबल के तौर पर उन्होंने लहराया था कि देखिए जी एक मैसेज आया और हमें ये धमकी दी गई है। तो अब ये सारी बातें ऑब्वियसली कोई तहकीकात होगी तो आगे चलेंगी, और मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ये कहते रहे हैं कि इसमें तहकीकात करें, तो कोई हर्ज नहीं है, तहकीक हो जानी चाहिए, और इससे बहुत सी चीजें मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर होंगी। अच्छा बासित भाई, एक और बड़ी अहम बात आपने कही, आपने कहा कि आप जाती तौर पर जानते हैं कि ये कहा गया, वो जो लू थे या जो भी साहब थे जिनके जरिए आया, कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। इज इट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट्स? और अगर ये खुल के बात सामने, ये तो अब खुल गई बात, ये खुल के आती है, तो क्या हमारा इतना सबसर्विएंट है ये हमारा सिलसिला के वी आर बीइंग टोल्ड टू विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट दे वांट इन प्लेस? इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल नहीं होता काजी साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर आप कन्वे भी करते हैं तो बड़ा कोडेड लैंग्वेज में, बड़ा सफारती मामलात को सामने रखते हुए अपनी एक लिहाज से ख्वाहिश का इजहार करते हैं। इसी वजह से मेरे ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बिल्कुल बजा तौर पे हमारे सफ़ीर की रिकमेंडेशन को मानते हुए यहाँ डिमार्च किया, जो कि ज़रूरी था। मुझे खुशी ये होती कि अगर ये डिमार्च 30 मार्च की बजाय 10 या 11 मार्च को हो जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, उसका ज़्यादा एक असर होता। जब आपने इतना डिले कर दिया, उसके दरमियान अमरीकी डेलीगेशन भी आया, आपने कहा कि हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर बाद में जब ये हुआ, सारा मामला सामने आया, तो लगा कि ये एक इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये 10 मार्च को हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक्शन ले लेती तो बाद में जो कुछ हमें नज़र आया शायद उस तरह हम उसको न देखते। वन लास्ट क्वेश्चन क्विकली सर, यानी चाहे इन दो बातों में लिंक है या नहीं है, हम तो नहीं जानते, ये तो फिर अगर रिव्यू में जाता है या अदालत में जाता है कि उनका ये कहना हम आपके साथ काम नहीं करते, एंड देन कोइंसिडेंटली गवर्नमेंट इज रिप्लेस्ड इन अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, तो फिर ये कोई, इसे आप कैसे देखते हैं? वी कैन नॉट एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन दीज टू इवेंट्स, दे आर सेपरेट, डू यू बिलीव? देखिए, मैं नहीं समझता कि इसमें लिंकेजेस भी हो सकती हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से हमें मुख्तलिफ वाइब्स सुनने को मिल रही थी, और ये मुमकिन है कि अमेरिका की ख्वाहिश भी हो और हमारे अपने लोग, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उस वक्त की आर्मी चीफ, वो भी बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हों साबिक वज़ीर आज़म के साथ। तो इनडायरेक्ट लिंकेजेस भी हो सकती हैं, मैं इसको बिल्कुल डिनाई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये तो अब जब हकीकतें सामने आएंगी सही तौर पे तभी कुछ मालूम हो सकता है। अब भाई साहब, आपकी इजाज़त से एक छोटा सा सवाल, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा यूं लेना चाहता हूं हजरत, इस वक्त जो सूरत हाल है, आजम खान के मामले में कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो अभी तक मंजर आम पर बासित साहब नहीं आई है। मेरा सवाल ये है कि ख्वाजा साद रफीक केस में आप कैसर अमीन भट्ट को भी याद होगा, वादा माफ गोवा जो है वो बाद अज़ाम वापस हो जाता है अपना बयान कि मैंने प्रेशर में ये काम किया है। ये जो आजम खान वाला मामला है, क्या आपको फ्यूचर में लग रहा है कि ये पहले तो इस वक्त तो बहुत शोर है, लेकिन इन फ्यूचर में ये साफ कह दे कि मैंने ऐसी बात ही कोई नहीं की? हाँ, ये मुमकिन है, इट्स पॉसिबल, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स यूजुअली बड़े केयरफुल होते हैं इन मामलात में, और ये मुमकिन है, मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल हो सकता है। पहले भी हमने देखा वादा गवाह माफ जो है वो कहते रहे जी हमने अंडर ड्यूरेस किया, अंडर प्रेशर किया, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन। वैसे तो आपको याद ही होगा 164 का एक और भी बयान था, बाद में वो तारीख की धूल भी नजर हो गया। अब्दुल बासित साहब, आपने इंतहाई इसरात से और बड़ी सादा ज़बान में इंतहाई दकीक और पेचीदा बातें हमारे नाज़रीन के लिए आसान की। भट्टी साहब, ये तो अब आपके सामने क्लैरिटी से चीज़ आ गई है, इस पे खाक साइफर की कुछ हकीकतों को से मैं भी आशना हूं, शरीक बड़ा जबरदस्त हुआ है। हुकूमत ने पहले इमरान खान पर करप्शन का केस साबित करने की कोशिश की,
पूरी दुनिया के सफारतखानों को, एजेंसियों को कहा गया देखे कि अमेरिका में, लंदन में, यूएई में इमरान खान की प्रॉपर्टी है, एक पैनी नहीं मिली, उधर नाकामी हुई। फिर उन्हें दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की गई, उधर नाकामी हुई। फिर उसके बाद वो क्या तोशाखाना, उसमें नाकामी हुई, क्योंकि जो तोहफे इमरान खान ने लिए थे उससे 1000 गुना ज्यादा जरदारी ने लिए थे, वो नाकाम हुए। फिर आपने गद्दार साबित करने की कोशिश की। लेकिन ये भोंडा हल्का, ये तरीका जो अब अपनाया है, तलाशे गुमशुदा, जबरी गुमशुदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का अचानक बयान लीक करवाया जाता है 164 का। पहले देखना है ये 15 माह आजम खान सब कहां रहे, किसकी तवील में थे, 164 का बयान क्यों कराया गया, किसने उन्हें मजबूर किया या उन्होंने अपनी मर्जी से किया। ये 15 माह का गैप, ये हुकूमत इस खाई में आज गिरे या 100 साल बाद गिरे, ये इनके गले का फंदा होगा और इससे नहीं बच सकेंगे। भट्टी साहब, बात तो आपकी सेकंड करता हूं। बात बड़ी खूबसूरत बात की, इनकी तो एफआईआर भी मिसिंग की है। नहीं, आप तो मैं समझे थोड़ा सा बात। ये ऐसी खाई में मुख्तलिफ नाकामियों के बाद दर्जनों करप्शन नाकाम कर सके, उन्हें इमरान खान को दहशतगर्द कामयाब करने में नाकाम हुए, उनको गैर कानूनी काम। ये भट्टी साहब, आप पता नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, ये इस्लामाबाद पुलिस रजिस्टर्स एफआईआर, यही तो कह रहा हूं एक्स-पीएम साहब, ये मारी गई पीडीएम, इसने तदफीन सियासी कर ली। आपको याद होगा, ये तो पहले दिन से साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं। तो भाई आपने कौन सा तीर मारा? और दूसरा बासा साहब ने कहा कि भाई अपनी नहीं अक्ल सलीम है, ठहर जाना, मैं अक्ल तस्लीम पे आर्गूमेंट तो कर सकता हूँ। गुजारिश है कि अगर 15 महीने में ये नाकाम रहे, एक बंदा जिसकी गुमशुदगी की एफआईआर होती है वो अचानक आता है, इसमें गैर मुल्की साजिश है। और बासी साहब ने यह भी कहा किसी हुकूमत की जुर्रत नहीं होती कि फलां हुकूमत के साथ हम काम नहीं कर सकते। क्या हम अमेरिका को कहेंगे जो बाइडेन के साथ हम काम नहीं कर सकते? और उसके खिलाफ हो। मैं अर्ज करता हूं, अच्छा काजी साहब, 164 का बयान आपके दोस्त इसाक डार ने भी दिया था, उसके बदले में तो आपने उनको वज़ारत खजाना दी। नहीं, वो भाई बड़े लोग हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता, वो तो छोड़े ना, वो तो एब्सकॉन्डर थे, तो वो हलफ वजारत का उठा रहे थे, वो कानून वगैरह कोई, ये बड़े लोगों के कुछ नहीं कहता कानून। अच्छा भट्टी साहब, साइफर भी गायब नहीं है, धमकी आमेज गुफ्तगू भी थी, तो फिर ये आजम साहब ने कौन सा 164 का बयान दे दिया? नहीं, आजम साहब ने नहीं दिया। काजी साहब, डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए। 170 मुकदमात, 2 कातलाना हमले, सियासी नाकामी, कानूनी नाकामी, अखलाकी नाकामी, और अब उस आदमी के जरिए 164 का बयान है जिसकी तलाश गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज है। आपको नहीं अंदाजा, पीडीएम फंस गई है। ये अदारों को बदनाम करना चाह रही थी, अदारे ही अब इनसे पूछेंगे इधर आओ ना भाई, आप तो कह रहे थे साइफर मौजूद है, साइफर कहां गुम हुआ? 15 माह में आपने आज तक क्यों नहीं किया? और दूसरी एक खास बात बासी साहब ने फरमाई, 8 मार्च को 23 तक वो साइफर कहां रहा? क्यों खामोश रहे, क्यों ना बोले? ये साइफर वाला इशू 164 का बयान याद रख लें, कुछ लोगों के लिए तबाही का बायस बनने वाला पीडीएम, क्योंकि आजम खान की पहले दिन से मशकूक एक्टिविटी थी, डीजी उस वक्त के आईबी की मशकूक थी, और मेरे प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा निकाल लें, और अशदाद अकबर की, ये तीनों ही इमरान खान के लिए देखे मुसीबत का बायस बन रहे हैं। लेकिन उस वक्त खान साहब को हमारी बात ना गुआर गुजरती थी। अब आजम खान नहीं, अब गए यारियां दे डंगे पीडीएम वाले, ये फंस गए हैं। पहले तो जवाब देना होगा कि 15 माह आजम खान कहां रहा, कैसे उसको पकड़ा? उसके घर वाले तो उसको ढूंढ रहे हैं कि हमारा बंदा जिंदा भी है कि नहीं, कहां है कहां नहीं। अचानक 164 का बयान, अब जुडिशियल कमीशन ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी इसकी कॉपी है, स्पीकर साहब ने भी भेजी हुई है। अब तो ये मेरा ख्याल है मामला इलेक्शन की बजाय पीडीएम की जो अगले 5 साल की इनिंग्स खेल रहे थे, मुझे लग रहा है बाज के लिए, जिम्मेदारों के लिए जेल का रास्ता होगा। देखें जी, इंसाफ को अपना रास्ता लेना चाहिए। हम तो किसी के न जेल में जाने के ख्वाहिशमंद हैं और ना किसी और तरीके से किसी को बट साहब काजी साहब, बात यह है कौन फंस गया और कौन बिहाइंड द बार जाने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही साबित करेगा ना।
बात सिर्फ ये है कि इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है वो साइफर के हवाले से एक जो सामने चीज़ ला रही है, वो कहते हैं जी कौमी मफाद के खिलाफ हुआ है और इस सिलसिले में उन्होंने बरामद करना है, साबिक चेयरमैन PTI से बरामद करना है, उनसे गुमा है। अब सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है कि इन हालात में देखना आपको ये यार है, वो आपके वजीर कह रहे हैं कि कोई नहीं गुमा। अभी आपका एक दर दोबारा 60 सुनवा दें भट्ट साहब को, वजीर दाखिला साहब क्या कह रहे हैं। वजीर दाखिला साहब ने फरमाया, मैंने सुना है सर, वजीर दाखिला ने कहा है कि वहां मौजूद है उसकी कॉपी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया गया, उन्होंने गुमा है। ये इकबाली बयान है, लेकिन इस बात को छोड़ दें। बासित साहब कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि उन्हें दिखाया। बात सिर्फ ये है कि वही अमेरिका जिसके खिलाफ बातें करती थी, बात ये है आज वो उसके खिलाफ आप फेवर में हो गए। भट्ट साहब बात जी है, पंजाबी में कहते हैं डाडे दा 100 सत्ता मियां दौंदा है, ठीक है ना। बात सिर्फ ये है, उधर से आपको शैतीर नजर नहीं आता किसी का, आपको यह नजर नहीं आता कि यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि यहां से दहशतगर्द पाकिस्तान भेज रहा है और उधर कुछ नहीं होता, साइफर तक कागज लेके फिरन रहे हो। वही अमेरिका था जिसको गालियां निकाल रहे थे आप, आज उसी अमेरिका में आपके बंदे बैठे हुए हैं। शहबाज गिल कहां है? बट्टी साहब ने को सुलह कर लें, जगाली तक पहुंच गई थे। मैं कह रहा हूं जब इतनी नाकामियों की दास्तान हो, अल्लाह का वास्ता ये जुबान पर जाए और माफी मांग लें कि सर कोई बात नहीं, गलती हो गई है, सियासी मैदान करते हैं। देखिए 1 महीने की बात है बस, ज्यादा लंबा नहीं काम। नहीं और यार 500 महीने हो, कई आए कई गए, मियानी सब जाए ना, आपको बहुत चीजें नजर आएंगी। गुजारिश ही ये है कि जो बाहर का नेशनल है वो तो चले गया, एक इश्तिहारी मुजरम माफी चाहता हूं, नवाज शरीफ गालबन उसका नाम है, अगर मेरी मेमोरी काम कर रही है, वो कहां है? वो पाकिस्तान आ गए हैं। अब मान लिया और भाई अपनी नाकामी है, मान लो कि आप सियासी तौर पे तरीके इंसाफ को दफन नहीं कर सके, आप उनके बंदे तो तोड़ सके लेकिन उन्हें नहीं तोड़ सके। हकीकत मान जाए यार, जुडिशल कमीशन करा दिया जाए। अगर साबिक वज़ीर आज़म ने भी गलत किया होगा, हकायक सामने आने चाहिए। हमें तो पाकिस्तान अदीज है। भट्टी साहब आज दो बड़ी दिलचस्प खबरें यार, आगे बढ़ते हैं, छोड़े जरा, थोड़ा सोशल बात भी करते हैं। 2 खबरें मैंने आपसे एक डिस्कस करनी है। एक तो IG साहब ने फरमाया है कि जो इश्तिहारी मुल्क से बाहर भागे हुए हैं उनको जो है उनके लिए कोई कार्रवाई की जाएगी। मगर एक खबर और भी है, वो बड़ी दिलचस्प है, और वो खबर है जनाब इशफाक तोला साहब जो एक स्टेट मिनिस्टर हैं प्रोडक्शन के, रेवेन्यू के। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, पता नहीं आपको दिल को लगती है ये नहीं। वो कहते हैं कि दुबई की हुकूमत से हम कहेंगे कि वहाँ जिस जिसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंडिया का एक मुआहदा हुआ है कि इंडिया का कोई सिटीजन अगर 5 मिलियन यानी 50 लाख डॉलर से उसकी दुबई में ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो बताते हैं कि जनाब देखो केड़ी पार्टी की है। तो इन्होंने ये तजवीज़ इसहाक डार साहब को भेज दी है कि हजूर दुबई की हुकूमत को कहें कि जो प्रॉपर्टियाँ पाकिस्तानियों की हैं हमें इतला दें। और मुझे यकीन है कि ये इसहाक डार साहब बड़े शफाफ तरीके से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों खबरों पे आपका क्या कमेंट है? काजी साहब आपके मुंह में घी शक्कर, इसहाक डार को डेथ वारंट भेज दिया उन्होंने। यार मेरी ख्वाहिश है कि इस पे इंप्लीमेंट हो। वो प्रॉपर्टी आरफ हमीद भट्टी की है, काजी सईद की है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की है, मोहतरम इसहाक डार साहब की है, रहमान मलिक की है, पीपल्स पार्टी की है। अगर ये आ गई प्रॉपर्टी की, काजी साहब सुने, पाकिस्तान के कर्जे सिर्फ इन्हीं पैसों से उतर जाएंगे। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, पाकिस्तान के कर्जे इन्हीं पैसों से उतर जाएंगे। आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। यू कांट इमेजिन कितने प्लाजे लंदन और दुबई में पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों के और ताकतवर लोगों के हैं। दुआ करे इस पे ये हुकूमत इंप्लीमेंट कर दे। यार सारी बातें छोड़ दे। एक ब्रेक है, का फंदा तैयार कर लिया, एक ब्रेक है, ब्रेक तो लग गई है डार साहब को। ये जूनियर मिनिस्टर है, उस पर फैसला डार साहब ने करना है। मगर मुझे यकीन है कि उनकी जिंदगी जिस तरह एक अपराइट और एक दयानतदार इंसान के तौर पर और हक हलाल से जो उन्होंने वहां बाहर खड़े किए हैं, वो यकीनन इस पे बिल्कुल अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे। भट्ट साहब को भी इस बात का यकीन है। इसी यकीन के साथ मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। और एक रिपोर्ट, पाकिस्तान फेसिंग एक्सेप्शनली हाई रिस्क सेज IMF कह रहा है कि हमें शदीद खतरात या रिस्क दरपेश हैं। 3.5 बिलियन दे के भी हमें वो ये कह रहे हैं। और अंदर जो उन्होंने हमें हमारी तस्वीर दिखाई है वो, और इसहाक डार साहब को भी उस हवाले से बात करेंगे। और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों ने
$4.65 बिलियन क्यों मांग लिया हमसे, वगैरह उन्होंने कहा है कि हम ये काम बंद कर देंगे यहाँ पे तेल निकालने का। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम। भट्टी साहब, एक खबर यह भी आ रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां हो रही हैं और इस्तकबाल की तैयारियां होंगी। क्या होगा सिलसिला? अब एक फ़ैसला भी आ चुका है उनके बारे में। हमारे एक जूनियर जज साहब, या क्या कहते हैं, एहतसाब के जज साहब कह चुके हैं कि जी बिल्कुल वो एक साजिश थी जो उनको फंसाया गया था। अब उस फैसले की क्या हैसियत है? अब कोई हो हमारे साथ वकील तो हम उनसे भी बात कर लें, मगर आपके पास खबरें क्या हैं? लंदन में आप खबरों के बड़ा करीब बैठे होते हैं, जरा बताएं खबरें क्या हैं? लंदन में शायद नवाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर पहुंच चुके हैं। परसों रात उन्होंने आना था, लेकिन उनके करीबी ज़राए कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहे क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में उनके लिए हालात साजगार नजर नहीं आ रहे। जो एक आपने जूनियर जज साहब का किया, उस केस का तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सो मोटो ले ले तो बड़ा आ जाएगा। उन्हें कैसे पता चल गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो सजा हुई, साजिश हुई, प्रेशर डाला, किसने डाला, क्यों डाला? जज सेमान हमेशा एविडेंस के साथ फैसले देते हैं। वो फैसला भी तारीख में जुल्फ़िकार अली भट्टो की फांसी की तरह लिखा जाएगा। हाँ, नवाज शरीफ का वतन है पाकिस्तान, उनका मुल्क है, आए हिस्सारी हैं तो कोई बात नहीं। टोटल इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में 75 से 80 हज़ार मुजरम है, उनको रिहा कर दें, क्या फर्क पड़ता है यार? क्या जहां 23 करोड़ आवाम जी रही है, वहां अगर बेचारे 80,000 में से कम 25-30 हज़ार तो कैदी होंगे, उनको भी रिहा कर दें यार। खुली फिजा में सांस लेने दे। लंदन, स्वीडन, दुबई, सऊदी अरब में ले के आदमी का दिल घबरा जाता है कई दफा। हालांकि वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, या तो एक महीना रहना बड़ा मुश्किल है। तो मियाँ साहब का अपना मुल्क है, आए, हुकूमत भी उनकी है। उन्हें ना कोई ऐसी जेल बनी है जो अब गिरफ्तार जिसमें बंद किया जा सके, ना तो पुलिस के इतने पल्ले है, कोई पल्ले नहीं, तेला थे कर दी मेला मेला। यकीनन मियाँ साहब का फिक्दुल मिसाल इस्तकबाल होगा। लाहौर से अटक से रहीम यारहां तक, किशोर से सिंध तक, तरपारकर तक, तरपार KPK से लेके एंड तक यकीनन आवाम ही आवाम होगी। आवाम बहुत मुंतजर है, उनसे बहुत प्यार करती हैं। क्यों वो इस वतन अजीज को छोड़कर एक मुजरम की जिंदगी बाहर बसर कर रहे हैं? वजीर आजम के लिए पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान नवाज शरीफ के लिए बेताब है, उन्हें आना चाहिए। मैं तो खुद समझता हूँ उनका हक है, ये इलेक्शन उनके बगैर शफाफ नहीं हो सकते। बट साहब आपके दिल की बात की उन्होंने, दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन बात यह है कि जिस तरह आप पहले भी बात कर रहे थे, भारत की मिसाल ले रहे थे, भारत की मिसाल काजी साहब ना दिया करें। भारत में 5 साल जमहूरियत चलती है, यहां पर 3 साल 4 साल 2 साल बाद आप कान से पकड़ के बंदा नीचे उतार देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो दुबई वाली चीजें बेचने की बात आप कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में सफेद हाथी पाले हुए हैं, स्टील मिल से लेकर और आगे तक लंबी कहानी सुना सकता हूं। ये सारी चीजें जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ठीक करने लगता है तो आप उसकी हुकूमत डिसॉल्व कर देते हैं। रही बात अब नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ को जिस तरह उतारा गया वो भी आपके सबके सामने, आप ही को पता है कि किस तरह उतारा गया और क्या वो इंसाफ था। अब नवाज शरीफ बाहर चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उतारा था, और सारे काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए। तो अब भी सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर के बाद ठीक हो जाएगी ना। अभी फिर नवाज शरीफ वापस इसीलिए आएगा ना, पहले क्यों नहीं आ रहा? मैं आपसे पूछता हूँ, नवाज शरीफ इस वक्त वतन क्यों नहीं आता? आप बताएं मुझे। क्योंकि मलिक क़य्यूम साहब नहीं रहे फिलहाल। की यार मेरे को सवाल पूछे जा रहे, मैंने की पता क्यों नहीं आ रहे, मेरा क्या तल्लुक इस बात से? मैं बताता हूं फिर आपको क्यों नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे कि जब किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो मुल्क से बाहर भागेगा। यार बस भट्टी साहब, एक तो जरदारी साहब को इंसाफ नहीं मिला, चलें पीपल्स पार्टी तो मैं ये कहता हूँ उसके साथ बहुत बड़ी हाई हैंडेडनेस होती रही। जरदारी साहब तो एक और पार्टी, ये कोई और पीपल्स पार्टी है, वो कोई और पीपल्स पार्टी थी जो भुट्टो की थी, या किसी हद तक शुरू के अदवार में बेनज़ीर भुट्टो की थी। अच्छा कादी साहब, 10 लाख लोग सालाना मुल्क छोड़ रहे हैं, यकीनन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उन्हें तालीम नहीं मिल रही, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ सहाफ़ी मुल्क से गए हुए हैं, यकीनन उनके लिए जगह तंग कर दी गई है। कादी साहब मियाँ सबको बुलाए, जरूर बुलाए। जिसने जब करप्शन की, जब मुल्क की मफाद को ठेस पहुंचाई, उन्हें निशाने इबरत बनाए। निशाने इबरत हमारी तो ख्वाहिश है कोई ऐसा हाकिम वक्त आए जो अपने मफादात की बजाय अवाम के मफादात को तरजीह दे, वो पाकिस्तान को तरजीह दे। भट्टी साहब, बात यह है
थोड़ी सी मैं इकॉनमी पे आ जाता हूँ, क्योंकि इसी सेगमेंट में हमने इकॉनमी को कवर करना है। इकॉनमी हमारी ऑकलीज हील है, और सबसे मैं अच्छा, इकॉनमी आपने चंद खानदानों की करनी है या 23 करोड़ आवाम की, क्योंकि ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। बड़ी साहब ये हम तो 23 करोड़ लोगों की बात ही करेंगे, क्योंकि ये जो खबरें हैं और ये जो रिपोर्ट भेजी है इस दफ़ा IMF ने, उसने 2-3 बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो बगलें बजानी बंद कर दो। मैं सादा सलीस उर्दू में तर्जमा करूँगा कि ये बगलें मत बजाओ। अगर हमने तुम्हें एक ब्रीदर दे दिया है 3.5 बिलियन का, तुम्हें 28 से 30 अरब डॉलर चाहिए, जाओ दूसरी डोनर एजेंसीज के पास जाओ और उनसे भी बेगिंग बाउल ले जाओ, या चले उसे जो भी आप कह लेते हैं, कोई उसको बाइज्जत नाम दे लें, वो लेके चले जाओ, क्योंकि ये हमें भिखारी तो हमारे PM साहब खुद कह चुके हैं, लिहाजा चले हमें भी माफ़ फरमा दें। इसके साथ उन्होंने ये फरमाया है, जो शराइत लगाई हैं, एक छोटी सी शर्त है, बड़ी बेज़रर सी, 40% आपने गैस की कीमतों में इजाफा करना है, और साथ ही 5% आपने जो यूनिट है उसकी कीमत में इजाफा करना है। डॉलर को आपने फ्री फ्लोटिंग पे छोड़ देना है, और जो इंटरबैंक रेट है और जो ओपन मार्केट में रेट है उसके दरमियान फ़र्क सिर्फ 1.25% का होगा। और इसका मतलब है कि डॉलर कहाँ जाता है। इसलिए कल मैं और आप ये खबर पूछ रहे थे कि जब 3.5 बिलियन डॉलर आ गया है तो डॉलर फिर क्यों महंगा हो रहा है। तो भट्टी साहब, ये जो पिक्चर है ये हमारे वो इज्तिमाई जराइम हैं जो मिलजुल के सब ने किए इसकी मुल्क की मैशत पर। ये वो माशी दहशत गर्दी थी जो एलीट कैप्चर की बात करते हैं। इसमें डिस्टिंक्शन करना गलत है कि ये फौजी थे, फौजी हुक्मरान थे और ये सिविलियन हुक्मरान थे, क्योंकि फौजी हुक्मरानों के बगल बच्चे थे जो सिविलियन हुक्मरान थे, और ये बाद में जो सिविलियन ऊपर आए वो फौज के साथी थे और फौज की ताकत के जरिए आए थे। 1977 से शुरू हो जाए जो कू हुआ था, वहाँ से लेके अब तक इन सबको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो भी हुक्मरान यहाँ पे हुआ, और इसको किसी इदारे पर हमले करने का जरिया मत बनाया जाए। जब आप मार्शल लॉ लगा देते हैं फिर आप इदारे में नहीं होते, फिर आप हेड ऑफ द स्टेट बन जाते हैं, फिर हम आप उस हवाले से हम आपको देखते हैं। बहरहाल किसी इदारे को मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। एक खबर तो ये है। दूसरी खबर मैं आपको और देना चाहता हूँ, ये ज़रा इनकी अकल देखें। वो तेल कंपनियाँ जो पाकिस्तान में से तेल निकालती हैं, मेरी और आपकी धरती में से, वो 12% और 12.5% रॉयल्टी देती हैं, यानी और 18% क्या देती हैं? वो 18% देती हैं वो आपको सेल्स टैक्स। बाकी जो 70-75% होता है वो उनके लिए बाइंडिंग नहीं है कि पाकिस्तान में बेचें, वो बाहर बेचते हैं। और हमारी धरती से निकले हुए तेल की हमें जो कीमत देनी है वो 1300 अरब डॉलर है, या उसे अगर उसका तर्जमा डॉलर 1300 अरब रुपया है, और अगर डॉलरों में उसका तर्जमा करना है तो 4.65 बिलियन डॉलर हमने अपनी धरती से निकले हुए तेल के पैसे देने हैं। ये थे वो लायक बच्चे जिनके हाथ में हमारी मैशत थी, ये थे वो मुआहदे जो उन्होंने किए, ये था इनका इकोनॉमिक मॉडल जिसकी वजह से इतना खूबसूरत मुल्क और इस मादनियात से भरा हुआ मुल्क भट्टी साहब इस हालत को पहुंचा है। अब आप बोले हूं मैं थक गया जी। भाई साहब देखें, IMF के पास एक हुकूमत नहीं गई, उसका जिम्मेदार हाली नून लीग को करार देना, PTI को देना, पीपल्स पार्टी को देना, दे फर्स्ट से आ जाए। ये जो पाकिस्तान की आवाम के राइट से तालीम के लिए जो पैसे उन पे लगने थे, सेहत के लिए लगने थे, रोजगार के लिए लगने थे, साफ पानी के लिए थे, सड़कों बनाने के लिए लग रहे थे, 23 करोड़ आवाम के, वो चंद खानदान खाकर चले गए। सिर्फ आप उनको और उनके करीबी ब्यूरोक्रेटों को बुला ले, अच्छे लोगों के अलावा छोड़ के, सिर्फ उनसे एक साफ शफाफ तहकीकात हो जाए और वो लूटा हुआ माल जो बैरूने मुल्क में है वो पाकिस्तान आ जाए। मैं आपको कह रहा हूं, आपके कर्जे भी उतर जाएंगे, आप खुद मुख्तार भी हो जाएंगे। पाकिस्तान का IT इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट कोई भी बैरूने मुल्क नहीं जाएगा जब उसको अपने वतन अजीज में रिज़्क़े हलाल में उसके बच्चे भी पलेंगे, उसकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत करेगी। अब पिछले 40 सालों से कम चंद खानदान मसल्ला हुक्मरानी वसाइल के अवाम को लूट रहे हैं। जब तक ये गिद्ध लूटते रहेंगे अवाम के खून और हड्डियों का, आप तो तेल और मादनियात की बात कर रहे हैं, वो भी ये बैरून मुल्क बेचेंगे और वहां प्लाजे लेंगे और अपना बिजनेस करेंगे। चंद खानदानों की कुर्बानी दे दे खुदा के वास्ते। अगर उन्होंने कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है तो जो अच्छे लोग हैं वो काबिल तारीफ है, वो किसी भी जमात में हो, किसी भी अदारे में हो, अब इंतकामी सियासत छोड़ दे। अब सियासतदानों को चाहिए
अदारों को पर वार करने की बजाय अदलिया या एस्टेब्लिशमेंट पर अपने आप को मुल्क का खादम बनाए सही मायनों में। और अदारों को चाहिए जो कायदे आज़म ने कहा था आईनी और कानूनी हदूद में रह के अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे। एक ही चीज बचा सकती है और अल्लाह खादिम आला तो थे ही ना हमारे जो थे अपने पंजाब में। लेकिन भट्ट साहब मैं खामदे आला और सॉरी खामदे आला कह रहा हूँ, खादमे आला एक की बात नहीं कर रहा मैं, ए टू जेड जितने भी रहे हैं यार छोड़ दें, अब पुरानी रंजिशें छोड़े, एक पाकिस्तान बनाएं जो अवाम का पाकिस्तान हो, जो कायदे आजम के ख्वाब के मुताबिक हो, जो इसहाक डार की पंक्चरों की दुकान से शुरू हो के लंदन, अमेरिका और दुबई के महलात में ताबील ना हो, वो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के गांव तक उसकी रोशनी जाए, उसकी किरणें जाए। मेहनत का उसके बच्चे भी तो तरक्की कर सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? काजी साहब इस वक्त ये बात मानना पड़ेगी 25.9% महंगाई की शरह, ये भी ठीक है, अवाम रुल गई, ये भी ठीक है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, लोड शेडिंग, सारी चीजें मैं सारी मानने को तैयार हूं। लेकिन जिस तरह अभी आरफ साहब ने फरमाया है कि ये IMF वाली बात किसी एक पे नहीं होती, ये है बात दुरुस्त। कहां से शुरू हुई थी जो मैंने आपको 4 दिन पहले भी प्रोग्राम में कही थी, बात सिर्फ ये है काजी साहब, पार्लियामेंट को आप जब तक सुपीरियर करार नहीं देंगे, एक चक्कर में लाया गया है तमाम सियासतदानों को, इनको गंदा कर दो, नवाज शरीफ बुरा, इसहाक डार बुरा, असद जरदारी बुरा। और बात ये है, आप देखें, ये एक रिपोर्ट आपको बतानी है, मैं देख रहा हूं, बल्कि मुझे ज़बानी याद है, IMF ने भी कहा और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को बर्बाद करने में जिस चीज़ का हाथ था वो किसका था? ये IPPs का। इसमें वर्ल्ड बैंक की एक थी प्रेस रिलीज, $45 बिलियन उसने 10 साल में कहे थे। मैं समझता हूँ इट वॉज एन अंडरस्टेटमेंट। ये इन्होंने मिलकर बर्बाद किया। 93 में वो PDM में पार्टियाँ मौजूद हैं। वैसे मैं आपको एक अजीब बात बताऊँ, मार्शल लॉ मेरी छेड़ गई, आई नेवर लाइक्ड इट। सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हम निकले थे, ये जो आपका IMF का प्रोग्राम था। बाकी जो 13 पार्टियां मौजूद है ना, ये सारी की सारी कर रही थी IMF के साथ। तो भट्ट साहब मैं ये कहता हूँ कि उस्ताद दामन से एक थोड़ी सी मैं माजरत के साथ कि मैं एक लफ्ज़ उनके शेर का बदल रहा हूँ कि बर्बाद ना सारे हाथों होए तुसी भी हो होए अस्सी भी लाली अखियां दी भी दस्ती है रोए तुसी भी हो रोए अस्सी भी। मेरा मतलब है, मेरा सवाल है, और साडे पसंदे जालम क्यों ने तो पसंदे मजलूम क्यों ने? ये सारे जालम ने भट्टी साहब। ये नैब अच्छा फिर नैब को 175 मैं इस्लाह कर देता हूं भट्टी साहब, नैब ने 3 केस बंद किए हैं, 5 साल पूरे निकाले। मैं बात कर देता हूं, इमरान खान पीपल्स पार्टी ने पूरे 5 साल निकाले, नून लीग ने निकाले, PTI ने 4 साल निकाले, तो सलसल आया, अगर उसकी जगह एक अदम एतमाद आया है। और लेकिन नैब की आप डिटेल बनाए, उन्होंने केस वापस कौन कौन से लिए? नैब खजाने को नैब कहती है कौमी खजाने को 175 अरब सालाना मुबैना नुकसान पहुंचाने वाले पावर प्लांट्स के खिलाफ इंक्वायरी हमने बंद कर दी है। यही ख्याल है, मजा आया? तो देखिए इसका मतलब है नैब आपने करप्शन के खात्मे के लिए, ये दुनिया अखबार की खबर है, मैंने जाती तौर पर गढ़ के टेबल पे बैठ के स्टोरी नहीं की। इसका मतलब है सियासी मुखालफिन को खत्म करने के लिए जब अदारों को आप इस्तेमाल करेंगे तो कादी साहब मुल्क का वही माशी तबाही होगी जिसके दहाने हम पहुंच चुके हैं। अब हमारे मुल्क के डिसीजन मेकरों को बैठना होगा, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे दीगर अदारे हों, कि अब माजी का जिसने एहतसाब करना है करें, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय जिस मकसद के लिए पाक सर जमीन शादबाद किस्वरे हसीन शादबाद वो कौमी तराने को अमली जामा अब ये तो खबर अधूरी है। अभी $8.3 बिलियन, जिसमें अगर हम रिमिटेंसेस में जो शॉर्टफॉल आया है उसको डालें, एक्सपोर्ट जो हमारी गिरी है, तो 8.3 बिलियन का तो इन 12-15 जो इतने भी पिछले महीने गुजरे हैं उसमें नुकसान हुआ है। और जितनी अब बिजली की कीमत है और जो अब और बढ़ेगी, और डॉक्टर फ़रूख सलीम का ये कहना है, उनका आखिरी आर्टिकल जो न्यूज़ में मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि ये जो भट्ट साहब और भट्टी साहब ये जो हमें पैसे मिल रहे हैं, ये बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, कारोबार मुमकिन नहीं होगा। 21% और 22% पे कर्जा लेके 2-3 बड़े बाकायदा इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरी बात हुई जो कोई सियासत का धंधा नहीं करते, सिर्फ कारोबार करते हैं। वो कहते हैं यार इतने पैसे, इतने पे इंटरेस्ट रेट पे तो हम कारोबार नहीं कर सकते। तो ये कौन काम करेगा भट्ट साहब? चैम्बर ऑफ कॉमर्स कह रही है 80% बंद हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबारों में लिखा है। लेकिन मैं अपने तजर्बे और एक्सपीरियंस के साथ काजी साहब आपको ये बात बता दूं कि ये हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है। ये इतनी मैक्सिमम करप्शन हो गई है, अब जो निगरान हुकूमत आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जो 12 अगस्त के बाद आएगी,
वो पाकिस्तान का गोल्डन पीरियड होगा और इसी में ही मैं भट्टी साहब से आखिरी सवाल लेता हूं। भट्टी साहब, इन्होंने कहा कि इन्होंने सारे ने करप्शन द एंड कर देता है, अब मजीद करप्शन मुमकिन नहीं है, जो अब तक हो चुकी है बकौल भट्ट साहब थे, उसको हम माफ कर देते हैं, कल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। करप्शन आज भी हो रही है, वैसी ही हो रही है। निगरान हुकूमत वैसी ही आएगी जो पंजाब और केपी की आई है। क्या वो 800 आईनी माहिरीन से पूछे 90 दिन बाद उसका रहना आईनी है? तो निगरान हुकूमतों पे डिपेंड ना करे, खुदा के वास्ते अपनी गलतियों से इस्लाह करनी सीखे, इंतकाम, गुस्से और ओहदे के गलत इस्तेमाल को छोड़ दे। पॉलिटिशियन भी, मैं भी और आप भी। भट्टी साहब, वैसे उसका नाम मुझे बता दिया पर मैं ऑन ओथ हूं। ये देखें वो वोट एक तो ओवरसीज पाकिस्तानीज नहीं डाल सकेंगे, उसके बाद कहते हैं जी पिछले सेंसस पे हम इलेक्शन कराएंगे क्योंकि 5-6 करोड़ जो यूथ आई है वो इन्हें सूट नहीं करती। वोट को हम इज्जत दे सकते हैं, वोट डालने की इजाजत नहीं दे सकते। आया वोट की मोहब्बत में मर जाने केड़ा वोट है, केड़े इलेक्शन? कोई इलेक्शन नहीं खाई साहब, फिलहाल निगरान हुकूमत के साथ खेले जरा। लास्ट कमेंट है भट्टी साहब, इनके ममदू जिनसे ये प्यार करते हैं, ये मुल्क वैसे भी उनके पास है, पट्टे ते लिख के दे देना, कसर है वो भी कर छोड़ो। भट्ट साहब आपके हवाले, अल्लाह के हवाले। इजाजत भट्टी साहब। काजी साहब, बदकिस्मती है, एक सहाफी मेरा भाई कह रहा है कि निगरान हुकूमत ही चलेगी, किस आइन और कानून के मुताबिक? मुझे वो आइन बता दे। उसी आइन और कानून के तहत जिसके तहत इसकी मलाई उतार के हमने बैरून मुल्क प्रॉपर्टियां खरीदी, उसी आइन के तहत, जिस आइन के तहत जमहूरी हुकूमतें डिसॉल्व करते हैं, आप अदलिया से करवाते हैं। बिल्कुल ठीक, अदलिया से करवाते हैं और फिर हम मार्शल आर्ट डिक्टेटरों के बूट पॉलिश करके अपनी जायदादें बनाते हैं, अपनी पर्ज खड़ी करते हैं और मुल्कों का दिवालिया भी करवाते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम बदतरीन कामों से हमें हटने की तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क का फ्यूचर पैदा करे जो अच्छा हो हमारे और हमारे आने वाली नस्लों के लिए। इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।